नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के इस क्राइम एपिसोड में। रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाली यह कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जुड़ी हुई है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जमालपुर थाना। इसी थाने से 4 किलोमीटर की दूरी पर है जयपट्टी कलां गांव। इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पटेल, बिहार और दलित बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। जमालपुर थाना क्षेत्र के जयपट्टी कलां गांव में संतोष कुमार भारती का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी सोनी देवी, 2 बेटियां और 1 बेटा वीरेंद्र कुमार हैं। मेहनत मजदूरी व थोड़ी बहुत बटाई पर खेती लेकर संतोष अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। अचानक एक दिन ऐसा आया कि संतोष कुमार भारती 47 अचानक से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार ने जमालपुर थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज करवाई। यह बात मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 की है। गुमशुदगी दर्ज होते ही पुलिस ने संतोष कुमार की खोजबीन शुरू कर दी। SHO मनोज कुमार संतोष के घर जाकर परिवार के लोगों से पूछताछ की। घर वालों ने उन्हें बताया कि वह सुबह दिशा मैदान के लिए निकले थे। दोपहर तक उनका पता न चलने पर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तो दूसरी ओर गांव वाले भी संतोष के अचानक गायब होने को लेकर हैरान हो गए थे। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी थीं। सभी लोग सुबह से ही खोजबीन कर थक हार चुके थे कि अचानक संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार का ध्यान अपने पिता के दोस्त रविंद्र गौड़ की तरफ गया। तो वह बिना कोई समय गवाए रविंद्र गौड़ के घर की ओर बढ़ चला। तभी रास्ते में उसका रविंद्र से सामना हो गया। रविंद्र को देख वीरेंद्र तपाक से पूछ बैठा, चाचा, मेरे पिताजी को आपने देखा है क्या? सुबह से ही वह गायब हैं, शाम होने को है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। वीरेंद्र अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि रविंद्र घबराई हुई आवाज में बोला, नाना। नहीं, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। हो सकता हो कहीं गए हों। रविंद्र इतना कहने के साथ नजरें छिपाने लगा था। रविंद्र के मुंह से इतना सुनने के बाद वीरेंद्र अपने घर की ओर लौटने तो लगा था, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में विचार आया कि आखिरकार रविंद्र जो उसके पिता का लंगोटिया दोस्त है, वह घबराया हुआ क्यों है। मन में उठ रही आशंकाओं के हिलोरें जब शांत नहीं हुई तो वीरेंद्र घर आने के बाद सीधे जमालपुर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने अपने पिता की गुमशुदगी और पिता के दोस्त रविंद्र के बदले हुए व्यवहार के बारे में जानकारी देते हुए मन में उठ रही आशंकाओं के बारे में SHO मनोज कुमार को अवगत कराया। उसने उनसे गुजारिश की कि एक बार वह अपने स्तर से रविंद्र से पूछताछ करें तो शायद उसके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। वीरेंद्र की बात सुनने के बाद SHO को भी कुछ लगा कि एक बार रविंद्र से पूछताछ कर लेने में क्या हर्ज है। इसके बाद बिना देर किए वह अपने हमराही जवानों के साथ रविंद्र गौड़ के घर पहुंच गए। वह घर पर ही मिल गया। रविंद्र से पूछताछ के दौरान उन्हें ऐसा कुछ लगा जैसे कि रविंद्र उनसे जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि पूछताछ के दौरान न केवल उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बल्कि वह नजरें भी चुरा रहा था।
इंस्पेक्टर मनोज कुमार रविंद्र गौड़ से सख्ती से कुछ पूछताछ करते कि इसके पहले ही मौके पर काफी संख्या में गांव वालों की जुटी भीड़ और पुलिस जवानों की नजर रविंद्र के पुराने शौचालय के अंडरग्राउंड टैंक के पास गई। वहां भारी मात्रा में गिट्टी आदि बिखरी हुई थी। लग रहा था जैसे गिट्टी पुराने टैंक में भी डाली गई हो, जिसे देख सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सब कुछ समय पहले ही किया गया है। SHO मनोज कुमार ने रविंद्र गौड़ से पुराने शौचालय के पास बिखरी हुई गिट्टी के बारे में पूछा तो रविंद्र के माथे पर मानो पसीना नजर आने लगा। वह पसीने से न केवल तरबतर हो गया था बल्कि थरथर कांपने भी लगा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। SHO रविंद्र गौड़ को अपने साथ थाने ले आए। थाने में आते ही SHO ने रविंद्र से दोबारा पूछताछ शुरू की। पहले तो रविंद्र उन्हें टालमटोल करते हुए गुमराह करने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पुलिसिया अंदाज दिखाया तो वह टूट गया और रट्टू तोते की भांति सारी सच्चाई उगल दी। रविंद्र गौड़ ने जो बताया उसे सुनकर सभी हैरान हो उठे। आनन फानन में SHO मनोज कुमार रविंद्र को लेकर उसके घर के पीछे पुराने शौचालय की टंकी के पास पहुंचे। फिर उसकी निशानदेही पर उन्होंने शौचालय की टंकी से संतोष कुमार की लाश बरामद कर ली। रविंद्र ने उसकी हत्या करने के बाद शौचालय के पुराने टैंक में लाश को छिपाने के बाद ऊपर से गिट्टियां डाल दी थीं, ताकि किसी को इसका पता न चल सके और शौचालय की बदबू में लाश होने का भी किसी को अंदाजा न हो। लेकिन कहते हैं न कि अपराध ज्यादा दिन छिपाए नहीं छिपता है, उसका भांडा फूटता ही है। ऐसा ही कुछ रविंद्र के साथ भी हुआ। मौके पर रविंद्र के मकान के शौचालय के टैंक से गायब संतोष कुमार की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में न केवल जंगल की आग की तरह फैल गई थी, बल्कि मौके पर मौजूद लोग भी आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने रविंद्र व पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया। पथराव में रविंद्र के अलावा SI रामज्ञान यादव, कांस्टेबल विपिन, सत्येंद्र, विजय, नीरज आदि भी घायल हो गए। ग्रामीणों के उग्र तेवर देख पुलिस को न केवल मौके पर भारी संख्या में आसपास के थानों की पुलिस फोर्स और PAC बुलानी पड़ी, बल्कि कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार आरोपी रविंद्र को पुलिस कस्टडी में लेकर उसे व घायल पुलिस वालों को अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया था, जबकि पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सूचना मिलने पर CO चुनार रामानंद राय, ASP ऑपरेशन महेश अत्री भी मौका मुआयना करने के साथ साथ मौके पर डटे रहे। कुछ घंटों बाद SP मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए हालात के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र कुमार की तरफ से रविंद्र के खिलाफ IPC की धारा 302, 201, 120B और 32V SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। रविंद्र गौड़ से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बेटे गौतम गौड़ 19 और मृतक की बेटी सुमन 20 को भी गिरफ्तार कर लिया। SP संतोष कुमार मिश्रा ने 6 अक्टूबर 2022 को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संतोष कुमार भारती की हत्या में उसकी सगी बेटी सुमन, उसके प्रेमी रविंद्र प्रसाद गौड़ और रविंद्र के बेटे गौतम गौड़ का हाथ है। यानी 40 वर्षीय रविंद्र प्रसाद गौड़ मृतक की बेटी सुमन से प्यार करता था। प्रेस वार्ता में तीनों आरोपियों ने संतोष कुमार की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या से जुड़ी जो कहानी बताई
वह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख देने वाली वह खौफनाक कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जयपट्टी कलां गांव निवासी संतोष कुमार भारती 47 का अपना एक भरापूरा परिवार था। परिवार में बीवी, एक बेटे सहित 2 बेटियां थीं। बात आज से कोई 30 साल पहले की है। जयपट्टी कलां गांव में रविंद्र प्रसाद गौड़ अलीनगर जनपद चंदौली से आकर बस गया था। उसने यहाँ गांव में एक आटा चक्की लगा ली। इसके साथ ही उसने झाड़ फूंक का भी काम शुरू कर दिया। गांव में कारोबार और आमदनी बढ़ने के साथ रविंद्र गौड़ ने पैसे का लेन देन भी शुरू कर दिया था। वक्त जरूरत पड़ने पर वह लोगों की मदद कर दिया करता था। बदले में वह सूद वसूला करता था। इससे उसकी पहचान गांव में और भी मजबूत हो गई थी। आटा चक्की पर आते जाते समय रविंद्र की मुलाकात संतोष कुमार से हो गई थी। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई थी, क्योंकि दोनों शराब पीने के लती थे। सो दोनों की खूब पटने लगी थी। रविंद्र संतोष के घर भी आने जाने लगा था। खाने पीने से लेकर वक्त जरूरत पड़ने पर वह संतोष की गाहे मदद भी कर दिया करता था। संतोष के घर बराबर आने जाने के दौरान रविंद्र न केवल उसके पूरे परिवार से घुल मिल गया था, बल्कि संतोष के परिवार पर रविंद्र की बुरी नजर भी टिक गई थी। खासकर के वह संतोष की पत्नी सोनी के प्रति बुरा भाव रखने लगा था। लेकिन इसमें जब वह सफल नहीं हो पाया तो उसने अपनी आंखें संतोष की सयानी होती बेटी सुमन पर गड़ा दी थीं। 20 वर्षीय सुमन उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिसके गदराए हुए बदन को देखकर रविंद्र अपना आपा खो बैठता था। लेकिन उसे ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था जब वह अपने मन की बात सुमन से कह सके। अपनी उम्र से आधी उम्र की बेटी समान सुमन को पाने की ख्वाहिशों में वह इस कदर पागल और दीवाना हो गया था कि अक्सर संतोष के घर किसी न किसी बहाने पहुंच जाया करता था। कभी पानी के बहाने तो कभी अन्य बहानों के जरिए वह सुमन को छू लिया करता था। पहले तो सुमन उसे नजरअंदाज करती रही, क्योंकि वह उसे चाचा कहती थी। सुमन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जो हर इशारों और स्पर्श को समझ सकती थी। एक दिन की बात है, घर में आटा न होने पर सुमन रविंद्र की आटा चक्की पर आटा लेने के लिए पहुंच गई थी, जहां संयोग से रविंद्र ही अकेला था। आटा लेने के दौरान जैसे ही सुमन नीचे की ओर झुकी थी कि उसका गदराया हुआ बदन और उसके उभारों को देखकर रविंद्र के तन बदन में मानो आग सी लग गई। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन सुमन झट से उसका हाथ झटक कर हंसते हुए अपने घर को लौट गई थी। रविंद्र की हर हरकत सुमन के दिमाग में घूमती रही और वह मंद मंद मुस्कुराती रही। उसे लगने लगा था कि रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। इशारों ही इशारों और हाथों के स्पर्श से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग का यह खेल अब छिप छिप कर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल पर काफी देर तक बातें भी होने लगी थीं। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता है। कुछ ऐसा ही रविंद्र और सुमन के साथ भी हुआ। रविंद्र जहां अक्सर संतोष के घर आ धमकता था तो सुमन भी आटा इत्यादि के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंच जाया करती थी। भले ही सुमन रविंद्र से आधे उम्र की थी, लेकिन उन दोनों की हरकतों के चर्चे अब पूरे गांव में होने लगे थे। आखिरकार होते भी क्यों न, रविंद्र शराबी होने के साथ साथ मनचला भी था। गांव की महिलाओं को वह बुरी नजरों से देखता था,
जिससे औरतें उसे अय्याश कहा करती थीं। गांव में रविंद्र और सुमन को लेकर होने वाले चर्चे की कानों कान खबर जब संतोष और उसके परिवार के लोगों को हुई तो वे भी सत्ते में पड़ गए। एक रात संतोष की पत्नी सोनी ने पति से कहा, "ऐ जी सुन रहे हैं, अब हमारी बेटी सुमन सयानी हो गई है। रविंद्र का हमारे घर आना जाना हमें भी बुरा लगता है। गांव के लोग तो उल्टी सीधी बातें कर ही रहे हैं। क्यों न कोई अच्छा सा घरवर देखकर बिटिया की शादी कर हम गंगा नहा लें।" माँ और पिता के बीच हो रही इस बातचीत को सुमन ने भी उस रात सुन लिया था और जैसे ही सुबह हुई उसने चुपके से मोबाइल से रविंद्र को यह बात बता दी। उसी दिन शाम ढलने के बाद दिशा मैदान जाने के बहाने खेतों की ओर निकली सुमन रविंद्र से मिली और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, "आप जल्दी से कुछ करो नहीं तो पापा हमारी शादी तय कर देंगे, फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे।" सुमन की बात पूरी हो पाती इसके पहले ही रविंद्र उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाते हुए बोला, "नहीं जानू, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पिता कुछ करें उसके पहले ही मैं कुछ सोचता हूँ।" "तो सोचिए, कब सोचेंगे? जब पिताजी हमारी शादी पक्की कर देंगे तब।" इतना कहकर सुमन रविंद्र से लिपट गई थी। सुमन को गले लगाकर रविंद्र उसका माथा चूमते हुए बोला, "आज सोचकर बताता हूँ।" इतना कहकर वह अपने घर लौट गया और सुमन अपने घर की ओर लौट आई। घर लौटने के बाद रविंद्र ने संतोष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। अपनी इस योजना से उसने सुमन को भी अवगत करा दिया। अपने से ज्यादा उम्र के पिता समान प्रेमी के कहने पर सुमन भी इस योजना का हिस्सा बन गई। इसके बाद रविंद्र अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में जुट गया। आखिरकार वह दिन भी करीब आ गया। 4 अक्टूबर 2022 की सुबह संतोष जब दिशा मैदान से घर लौट रहा था तभी रविंद्र ने संतोष को चाय पीने के बहाने अपने घर बुला लिया। रविंद्र की गहरी साजिश से अनजान संतोष रविंद्र के घर पहुंच गया। संतोष जैसे ही रविंद्र के घर गया तो मौका मिलने पर रविंद्र ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। संतोष की हत्या करने के बाद रविंद्र ने अपने बेटे गौतम की मदद से शव को घर के पीछे पुराने शौचालय के टैंक में छिपा दिया। किसी को पता न चल सके इसलिए वहां ढेर सारी गिट्टी भी डाल दी थी। टैंक में लाश छिपाकर रविंद्र बेफिक्र हो गया था। वह संतोष के गायब होने के बाद पुलिस और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उसका यह राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका और आखिरकार वह अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड गैंती बरामद कर ली। बहरहाल घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मृतक की बेटी सुमन, उसके प्रेमी रविंद्र गौड़ और उसके बेटे गौतम गौड़ को संतोष कुमार भारती की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने संतोष कुमार भारती की हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में शामिल सीओ चुनार रामानंद राय, एसएचओ जमालपुर मनोज कुमार की टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देकर पीठ थपथपाई। हत्यारोपी रविंद्र गौड़ की करतूतों की जहां पूरे गांव में खूब थू-थू हो रही थी, तो वहीं पिता की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों तक पहुंची बेटी की करतूतों को लेकर भी उसके घर परिवार के लोग शर्मसार हैं। जिस बेटी को ब्याह कर उसके जीवन को संवारने का सपना माँ बाप ने पाल रखा था, वह तो चकनाचूर हुआ ही, माँ की मांग का सिंदूर भी उजड़ गया। आपको ये क्राइम का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमसे जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नए क्राइम के एपिसोड के साथ। धन्यवाद।